नमस्कार, मैं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको साफ और आसान भाषा में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। देश के लाखों ईपीएस, 95 पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के सामने इस समय कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनका सीधा संबंध उनकी मासिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाले अधिकारों से है। एक तरफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, दूसरी तरफ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और उच्च पेंशन से जुड़े दस्तावेजों की समस्या बुजुर्ग पेंशनरों के लिए परेशानी बनी हुई है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों में लगातार चर्चा है। ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी मांगों में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और उसके साथ महंगाई राहत जोड़ने की मांग शामिल है। पेंशनरों का कहना है कि मौजूदा महंगाई में बहुत कम मासिक पेंशन से दवाइयों, राशन, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल है। जिन बुजुर्गों के पास पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इसी कारण विभिन्न पेंशनर संगठन लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी संगठन की मांग या आंदोलन की घोषणा अपने आप सरकारी मंजूरी नहीं बन जाती। जब तक संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक 7,500 रुपए और महंगाई राहत को एक मांग के रूप में ही देखना चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे दावों से सावधान रहें, जिनमें कहा जाए कि नई पेंशन मंजूर हो गई, पैसा खाते में आने वाला है या सभी पेंशनरों के लिए आदेश लागू हो चुका है। किसी भी ऐसी सूचना पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक आदेश की पुष्टि जरूर करें। पेंशनरों के सामने दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा समय पर पेंशन भुगतान और रिकॉर्ड सत्यापन का है। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और बायोमेट्रिक सत्यापन कई बार मुश्किल पैदा कर देता है। बढ़ती उम्र के कारण उंगलियों के निशान स्पष्ट न रहना, आंखों के सत्यापन में समस्या, नेटवर्क की खराबी या नाम और जन्म तिथि में अंतर जैसी स्थितियों में पेंशन अटक सकती है। अगर किसी पेंशनर की मासिक पेंशन समय पर खाते में नहीं पहुंचती, तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति, जीवन प्रमाण पत्र, पीपीओ और ईपीएफओ रिकॉर्ड की जांच करें। नाम, जन्म तिथि या बैंक विवरण में अंतर हो तो संबंधित कार्यालय से सुधार करवाएं। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक का ओटीपी, पासवर्ड या दूसरी गोपनीय जानकारी कभी न दें। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ऐसी जानकारी कई बार छोटी लगती है, लेकिन समय पर सही नियम पता होने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। अब न्यूनतम पेंशन के आर्थिक पक्ष को समझना भी जरूरी है। वर्षों तक उद्योगों, कारखानों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद यदि उनकी नियमित आय बहुत कम रह जाती है, तो महंगाई का सीधा असर उनके जीवन स्तर पर है। दूसरी तरफ पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय क्षमता भी सरकारी निर्णय में महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि केवल एक घोषणा से लागू नहीं होती। इसके लिए योगदान, फंड की देनदारियां, भविष्य में पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या और संभावित सरकारी सहायता जैसे पहलुओं को भी देखना पड़ता है। इसलिए मांग और अंतिम सरकारी फैसले के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ के निवेश को लेकर भी पेंशनरों के बीच सवाल उठते हैं। पेंशनर संगठनों का कहना है कि फंड की आय और वित्तीय मजबूती का लाभ बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा में दिखाई देना चाहिए, लेकिन निवेश से होने वाली आय और भविष्य की पूरी पेंशन देनदारी अलग अलग पहलू हैं। इसलिए किसी बड़ी वृद्धि की वास्तविक स्थिति आधिकारिक निर्णय के बाद ही साफ होगी। अब उच्च पेंशन के मामलों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उच्च वेतन के आधार पर पेंशन विकल्प से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनरों ने प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता है। कई कर्मचारियों से दशकों पुराने वेतन रिकॉर्ड, सेवा विवरण और नियोक्ता से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं, जबकि कई कंपनियां वर्षों पहले बंद हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में अपने आवेदन, पीएफ रिकॉर्ड, पुरानी वेतन पर्चियां, जमा किए गए विकल्प और विभाग से मिले पत्र सुरक्षित रखना जरूरी है। यदि अतिरिक्त राशि जमा करने की मांग की गई है, तो पहले यह समझें कि गणना किस आधार पर की गई है। हर कर्मचारी की सेवा अवधि, वेतन इतिहास और योगदान अलग होता है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को मिली रकम को अपने मामले का आधार न माने। अब पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बात करें, तो इसकी बहाली की मांग लंबे समय से उठ रही है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार केंद्र
केंद्र स्तर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा लागू करने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं बताया गया है। इसलिए वायरल संदेशों में अगर ये कहा जाए कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, तो आधिकारिक आदेश देखे बिना उस पर भरोसा न करें। इसके साथ एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस भी महत्वपूर्ण है। इसमें पात्र कर्मचारियों के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर सुनिश्चित पेंशन का ढांचा है। उपलब्ध सामग्री में अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% और 25 वर्ष की सेवा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। कम सेवा अवधि वाले पात्र कर्मचारियों के लिए अनुपातिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यूपीएस को केवल 50% वाली एक लाइन से न समझें। सेवा अवधि, पात्रता और दूसरे नियम भी देखना जरूरी है। अगर आप यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस या 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना भी सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें योगदान और चुनी गई श्रेणी के अनुसार 60 वर्ष की उम्र के बाद निर्धारित पेंशन मिलती है। उपलब्ध सामग्री में 1000 रुपए से 5000 रुपए प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन श्रेणियों का उल्लेख है। लेकिन अटल पेंशन योजना और ईपीएस 95 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस भी अलग ढांचे हैं। इसलिए एक योजना के नियम को दूसरी योजना पर लागू मान लेना गलत होगा। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों में काफी उत्सुकता है। वेतन आयोग से जुड़े बदलाव भविष्य में वेतन संरचना और पेंशन की गणना को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फिटमेंट फैक्टर, नई वेतन तालिका, न्यूनतम वेतन या संभावित एरियर की किसी राशि को आधिकारिक निर्णय से पहले निश्चित नहीं मानना चाहिए। यही बात महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर भी लागू होती है। संभावित प्रतिशत की चर्चा अलग बात है और सरकार द्वारा मंजूरी देकर आदेश जारी करना अलग। इसलिए किसी भी खबर का अंतिम आधार संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना ही होनी चाहिए। अब एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशनरों के मूल सवाल पर लौटते हैं। बहुत कम न्यूनतम पेंशन पर जीवन बिताने वाले बुजुर्गों के लिए दवाइयों, स्वास्थ्य जांच, राशन, बिजली और यात्रा का खर्च एक बड़ी चुनौती है। इसी कारण न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और महंगाई राहत की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन जब तक 7500 रुपए प्लस महंगाई राहत के संबंध में स्पष्ट सरकारी आदेश सामने न आए, तब तक मंजूर हो गया, पैसा खाते में आ गया या पहली किस्त जारी हो गई जैसे दावों की पुष्टि जरूर करें। मांग और लागू आदेश में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह तथ्य और दावे का अंतर समझाने वाली जानकारी उपयोगी लग रही है तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने परिवार के बुजुर्गों को भी बताइए कि पेंशन बढ़ाने या बकाया दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। अगर पेंशन रुकी हुई है तो पहले बैंक खाते और पीपीओ की जांच करें, फिर जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति देखें और उसके बाद नाम, जन्म तिथि तथा दूसरे केवाईसी विवरणों का मिलान करें। समस्या बनी रहे तो संबंधित कार्यालय में लिखित शिकायत दें और उसकी रसीद या शिकायत संख्या सुरक्षित रखें। उच्च पेंशन वाले आवेदकों को भी अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। पुराने वेतन रिकॉर्ड, पीएफ विवरण, नियोक्ता से प्राप्त दस्तावेज और विभाग से आए पत्र बाद में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ईपीएस 95, एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन योजना अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इनके नियम और पात्रता अलग है। इसलिए किसी एक योजना में मिलने वाली सुविधा को दूसरी योजना पर स्वतः लागू न समझें। देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्हें समय पर और सम्मानजनक पेंशन मिले। तकनीक का उद्देश्य बुजुर्गों की सुविधा बढ़ाना होना चाहिए, न कि छोटी छोटी रिकॉर्ड समस्याओं के कारण उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। नीति निर्माताओं के सामने भी दो जिम्मेदारियां हैं। पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत रखना और बुजुर्ग कर्मचारियों को सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा देना। समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें पेंशनर की जरूरत, उसके योगदान, महंगाई और फंड की वास्तविक क्षमता सभी का संतुलित आकलन हो। आने वाले समय में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, उच्च पेंशन, यूपीएस या 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई नया निर्णय सामने आता है तो उसकी मूल अधिसूचना और पात्रता की शर्तों को जरूर देखें। सोशल मीडिया की एक लाइन देखकर आर्थिक फैसला न लें।
अगर आपने अभी तक सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को अपने उन साथियों और परिवार के सदस्यों तक शेयर करें जो पेंशन से जुड़े मामलों में सही जानकारी चाहते हैं। सबसे आखिर में यही याद रखें कि पेंशन से जुड़ी किसी भी बड़ी खबर में 3 बातें देखें। क्या वह केवल किसी संगठन की मांग है, क्या सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, या वास्तव में लागू करने वाला आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। यह अंतर समझ लेने से भ्रामक खबरों से बचना आसान हो जाता है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में ईपीएस 95 पेंशन समय पर मिल रही है, या आपको जीवन प्रमाण पत्र, बैंक रिकॉर्ड, पीपीओ अथवा उच्च पेंशन के आवेदन में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूर करें। सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।